हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं विज्ञान के लिए क्वेश्चन पेपर आ गया है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, तो देखिए कक्षा 9वीं विज्ञान के लिए पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। तो इसका हम पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। सभी प्रश्न देखेंगे उत्तर के सहित। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सबको पता ही है आपके पूरे सभी क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार से आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं चैनल पर, और इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपका पेपर जो है आपका रहने वाला है 75 मार्क्स का। यहाँ पर ध्यान दीजिए 75 नंबर का पेपर आएगा आप में, ठीक है। और आपका जो है 30 नंबर के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 से 16 तक के 2 अंक के प्रश्न होंगे, और 17 से 19 3 अंक के, और 20 से 24 तक आपके 4 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो देखिए आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये मैंने आपको पूरे पार्ट फर्स्ट में पूरे सॉल्व करा दिए हैं। आप पार्ट फर्स्ट जरूर देख लें। यदि नहीं देखा है तो उसके आंसर मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में पूरे बता दिए हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं, इनके सभी आंसर मैंने पार्ट फर्स्ट में प्रोवाइड करा दिए हैं आपको। अब हमें देखिए यहाँ से आगे देखने थे प्रश्न, क्योंकि हमने यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे कवर कर लिए थे पिछले वीडियो में ही। अब हमें यहाँ से प्रश्न क्रमांक 5 से देखने थे, ठीक है। चलिए हम इनके आंसर अब देखते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न आपका पूछा गया है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, इसका आंसर आप देखिए मैंने आपको कॉपी में तैयार करके दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊर्ध्वपातन आप लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे, 2 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से 5वें का उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। तो गुप्त ऊष्मा देखिए, इसको हम देखते हैं, इसका आंसर हम देखते हैं। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका जो गुप्त ऊष्मा है यहाँ से आप लिख सकते हैं किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित या मुक्त की जाती है। तो देखिए आप सब लोग ध्यान दीजिए, ये वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है। और पार्ट फर्स्ट जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि पार्ट 2 है। इसमें हम आपके प्रश्नों के उत्तर देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के मैंने आपको पूरे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे सॉल्व करा दिए हैं पार्ट फर्स्ट में। तो पार्ट फर्स्ट आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देख सकते हैं आपका यहाँ पर प्रश्न हो जाता है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है रक्त के 2 कार्य लिखिए, ठीक है। तो रक्त के 2 कार्य हमें लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं रक्त के 2 कार्य। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रक्त के 2 कार्य आप डाल लेंगे। यहाँ पर देखिए पहला है ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ये रक्त का पहला कार्य हो जाएगा। दूसरा कार्य है उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर करना, जैसे यूरिया, CO2 आदि। आप लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए इस प्रकार से आपको पूरा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं पूरे आंसर के साथ। आप लोग देखेंगे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है यार। तो आप लोग क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कई लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका इसमें फ़ायदा ही है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है, ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं, रक्त के कार्य में प्रतिरक्षात्मक कार्य करना, ये रक्त के कार्य हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा गया है रक्त के कार्य के बाद जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर लिखिए। तो जंतु और पादप कोशिका में 2 अंतर लिखना है। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता दूं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर जंतु और पादप कोशिका में अंतर यहाँ से लिख सकते हैं। पादप कोशिका क्या होती है? पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। यहाँ पर इसमें हरित लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका है इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते, ठीक है। और पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रिक्तियाँ होती हैं, और इसमें रिक्तियाँ नहीं पाई जाती, बहुत छोटी होती हैं। तो ये जो है आपका जंतु और पादप कोशिका में अंतर यहाँ से इतना हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, और इसमें जो है सेंट्रोसोम होता है। तो इस प्रकार से आपके अंतर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, देखिए गलनांक किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है गलनांक किसे कहते हैं। तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। गलनांक, तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, गलनांक यहाँ से आप लिखेंगे जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह है इसका गलनांक कहलाता। तो यहाँ से लिखना है, ठीक है। ये आपका गलनांक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद दूसरा प्रश्न आप देखिए, आगे जो प्रश्न पूछा गया है क्वथनांक किसे कहते हैं। तो क्वथनांक भी देख लीजिए, आपका यहीं पर लिखा हुआ है वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान
जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 7 प्रश्न आपके हो गए। 8वां प्रश्न देख लीजिए, समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। समांगी मिश्रण की परिभाषा हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, समांगी मिश्रण यहाँ से हो जाएगा। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित हों, समांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए, जल और लवण का जो मिश्रण होता है समांगी मिश्रण होता है। जल और अल्कोहल का मिश्रण समांगी मिश्रण होता है। तो उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कोलाइडी विलयन के कोई 2 गुण लिखिए। तो कोलाइडी विलयन के कोई 2 गुण लिखना है। तो देख लीजिए, कोलाइडी विलयन के गुण हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। जो कोलाइडी विलयन क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय जो कण होते हैं उनका आकार 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻9 मीटर और 100 नैनोमीटर। ठीक है, 100 नैनोमीटर 10⁻⁻7 मीटर के बीच होता है। पहला ये लिख लेंगे। दूसरा गुण है, ये विलयन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं, कोलाइडी विलयन के दूध, गोंद, जेली इत्यादि। तो ये आपका कोलाइडी विलयन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, हमारे यहाँ पर है क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है। तो देख लीजिए, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। क्रोमेटोग्राफी मिश्रण के अवयवों को अलग करने की, जो मिश्रण में अवयव होते हैं ना, उनको अलग अलग करने की विधि है। जैसे आपने कोई मिश्रण बनाया, ठीक है, उसमें आपको जैसे आपने जो पानी है और चीनी को घोल दिया, तो उसे अलग करना है। तो कैसे करेंगे, क्रोमेटोग्राफी से आप कर सकते हैं। अतः किसी मिश्रण से उसके घटकों को पृथक करने की विधि क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। इतना आप आंसर लिख देंगे आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए 9वें का जो अथवा है, सांद्रता को परिभाषित कीजिए। सांद्रता को क्या करना है, परिभाषित करना। तो देख लीजिए, इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखेंगे आप। देखिए यहाँ से देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, तो आपका ये सांद्रता हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं आगे का पेपर। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु को कैसे चलाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं। देखिए, वस्तु को धकेल कर, खींच कर या ठोकर लगाकर उनकी गति अवस्था को बदल सकते हैं, बदला जा सकता है, अर्थात बल लगाकर स्थिर वस्तु को चलाया जा सकता है। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 में अथवा में पूछा गया है, असंतुलित बल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है, अथवा वाला है जो अथवा में। ठीक है, असंतुलित बल। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो वे बल असंतुलित बल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये असंतुलित बल की आपकी परिभाषा हो जाएगी। अब देखिए अगला हमारा जो प्रश्न हो जाता है आपका यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, न्यूरॉन को नामांकित चित्र, मतलब न्यूरॉन का जो है नामांकित चित्र बनाना है। तो न्यूरॉन का चित्र आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, न्यूरॉन का चित्र देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन का चित्र जो आपने देखा हो ना, तंत्रिका कोशिका होती है ना, उसका चित्र देख लीजिए आप। ये है, बहुत ही अच्छे से आप इसको बना लेंगे। देख लीजिए आप यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा न्यूरॉन का चित्र। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से बना लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूरॉन का चित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा हो जाता है यहाँ पर। देख लीजिए, रंध्र के कोई 2 कार्य लिखिए। तो रंध्र जो होते हैं उनके आपको 2 कार्य लिखना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, प्रश्न क्रमांक आपका 11। इसमें देखिए रंध्र के 2 कार्य, यहाँ से देख सकते हैं आप, रंध्र के 2 कार्य देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रंध्र के कार्य लिखिए। तो रंध्र के 2 कार्य, पहला है गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, दूसरा है बाष्पोत्सर्जन द्वारा वाष्प के रूप में अधिक जल का निष्कासन करते हैं। ठीक है, तो ये रंध्र के कार्य आप दोनों याद कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा हो जाता है यहाँ पर, जाइलम और फिलोयम में अंतर स्पष्ट कीजिए। देख लीजिए, जाइलम और फिलोयम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जाइलम और फिलोयम में अंतर करना है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 आपको स्क्रीन पर देखिए, ये दिख रहा होगा यहाँ पर, जाइलम और फिलोयम में अंतर। ठीक है, जाइलम फिलोयम में अंतर कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर हो जाता है, सरल ऊतक व जटिल ऊतक के मध्य अंतर लिखिए। ठीक है, तो सरल और जटिल जो ऊतक होते हैं, इनमें जो अंतर है वो हमें करना है। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। जटिल और सरल जो ऊतक होते हैं उनमें अंतर। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर ये आंसर आपको दिख रहा है।
सरल और जटिल ऊतक में अंतर, ये हो जाएंगे आपके सरल और जटिल ऊतक में अंतर। ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो सरल ऊतक होते हैं, और जटिल ऊतक हैं ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सरल और जटिल ऊतक में अंतर। अब अगला प्रश्न हमारा हो जाता है यहाँ पर 13वां प्रश्न है, टिंडल प्रभाव क्या है। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं टिंडल प्रभाव क्या है। प्रश्न क्रमांक 13, इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से इसको आप पढ़ लीजिए, इसका आंसर याद कर लीजिए। ठीक है, अब 13वें का अथवा है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में कोई 2 अंतर लिखना है। तो देखिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 13। ठीक है, तो इसमें आप देखिए समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर हमें लिखना है। ठीक है, देखिए जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ इनको अच्छे से करके ही जाना है आपको। ठीक है, देखिए ये आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण ये अंतर है आपके। देखिए इसका एक समान संगठन होता है और जो विषमांगी मिश्रण होता है इसका एक समान संगठन नहीं होता है। ठीक है, और इस प्रकार से समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर आप कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखिए। तो मिश्रण और यौगिक में अंतर करना है, तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, आपको मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा आपका अंतर, मिश्रण और यौगिक में अंतर। ठीक है, उसके बाद देखिए धातु और अधातु में अंतर, ये भी आपको स्क्रीन पर आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों को कर लीजिए। अब देखिए, अब हम 15वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में लिखिए। तो ये जो तापमान आपको दिए गए हैं 300 केल्विन और 573 केल्विन, इनको आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, ये केल्विन में है, हमें पता है कि ताप को हम केल्विन में भी माप सकते हैं, डिग्री में भी माप सकते हैं। तो देख लीजिए इसका आंसर, देखिए यहाँ से आप देखिए हमें ऐसे सॉल्व करना है। लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है 300 केल्विन, तो आपको केल्विन में तापमान है 300। सूत्र लगा देंगे, टेम्परेचर इन केल्विन बराबर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये हमारा सूत्र होता है ये। ठीक है, इस सूत्र को लगा देंगे आप। टेम्परेचर हमें 300 दिया है तो 300 यहाँ पर लिख देंगे केल्विन का, बराबर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे। अब देखिए डिग्री सेल्सियस में हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 273 इस तरफ भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा इससे 300 से, तो 300 से घट जाएगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस जो हमारा आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपका इसमें है 573 केल्विन, तो 573 का इस प्रकार से निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से करना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए आप यहाँ पर, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिभाषित कीजिए। तो केल्विन में करना है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन बदलना है, 373 को भी बदलना है। तो इसका आंसर देखिए कैसे करेंगे, तो 15वें का अथवा ये इसका 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वही सूत्र हमें लगाना है, बस इसमें बस जोड़ देना है 273। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 298, और दूसरा का करेंगे तो 373 में जोड़ देंगे हम 273, तो 646 डिग्री केल्विन आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो केल्विन आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों हो जाते हैं। अब देखिए 16वां प्रश्न है आपका, तंत्रिका ऊतक के कार्य लिखिए। ठीक है, तो तंत्रिका ऊतक 16वां जो प्रश्न है इसका आंसर आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, और रेखित व अरेखित पेशी में अंतर लिखना है, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, रेखित और अरेखित पेशी में अंतर लिखना है। ठीक है, सभी प्रश्न अच्छे से करना है। रेखित और अरेखित पेशी में देख लीजिए अंतर रहा हमारा, रेखित पेशी और अरेखित। ये देखिए कार्डियक पेशी यदि पूछे तो कर देना, वैसे यहाँ पर आपको इतना लिखना है। ठीक है, क्योंकि अब रेखित और अरेखित में देख रहे हैं। ठीक है, इतना लिखना है, तो रेखित पेशी हो जाएंगे ये, और अरेखित पेशी ये 2 अंतर हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अंतर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। तो 17वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, इसका आंसर हम देखते हैं। ठीक है, 37 पेज पर है इसका आंसर, देख लीजिए ये है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है जो एटीपी के रूप में एकत्रित होती है। यह ऊर्जा बहुत सी जैविक रासायनिक क्रियाओं में काम आती है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम केंद्रक के कार्य लिखिए। तो केंद्रक के कार्य देखिए, केंद्रक के कार्य आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो हमारे यहाँ पर देखिए 17 प्रश्न तक हमने कंप्लीट कर लिए, ये पूरा पेपर हमने 17 तक कंप्लीट कर लिया। अब आपके 4 प्रश्न और बचे हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 5 प्रश्न बचे हैं। ठीक है, तो इन सभी के आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट 3 जो आता है उसमें मिलेंगे। आप सबको पता ही है कि पार्ट 3 आपका कितने बजे आता है, 5 बजे आता है सुबह। ठीक है, और उसमें आपको इन सभी के आंसर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देखेंगे इन सभी प्रश्नों को अच्छे से करना है, और इनको करने के बाद आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।